2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक और सर्वे आया और बीजेपी की नींद उड़ाया, क्योंकि 11 राज्यों के लोकसभा सीटों को लेकर के एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे को किया है सीएनएक्स मीडिया ने और इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये वो 11 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अगर 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा मिलने वाला है। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस सर्वे ने कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी नई चुनौती पेश कर दी है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों में बीजेपी का कमल खिलाएंगे और एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इंडिया गठबंधन अब धीरे धीरे गेम करने लगा है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने लगा है। चलिए आपको उन 11 राज्यों के सर्वे के नतीजे आपको बता देते हैं जिन राज्यों का यह सर्वे आया है कि किस तरह से लोकसभा के सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ाई है। और ये जो सर्वे आया है ऐसे वैसे नहीं है, इतनी सीटों पर यह सर्वे आया है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें पेश होने वाली है। चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं आंध्र प्रदेश के सर्वे का हाल कि किस तरह से यहां कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। और इस बार जो सर्वे आया है, सीएनएक्स मीडिया का जो सर्वे आया है, इसमें 46% वोट के साथ वाईएसआरसीपी को 15 सीटें मिलने का अनुमान है, टीडीपी को 10 सीटें मिलने का अनुमान है, 42% वोट टीडीपी को मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी अभी खुलना जो है मुश्किल दिख रहा है, यानी जो है आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के भी खाता खुलने की जो है वो मुश्किल दिख रही है। लेकिन दोनों पार्टियों का जो वोट शेयर है वो 2-2% है। लेकिन आपको यह भी जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में अब टीडीपी एनडीए गठबंधन से दूर हो गई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है। हालांकि वाईएसआरसीपी अभी कोशिश में है कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन जिस तरह से ये 10 सीटें टीडीपी जीतने का जो संभावना दिख रही है उससे ये साफ है ये सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाएंगी और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के सर्वे का। तेलंगाना में बीआरएस को कुल 40% वोट मिलने का अनुमान है। 8 सीटों पर बीआरएस यानी जो केसीआर की पार्टी है उसको जीत मिलने की संभावना है। कांग्रेस जो है 23% वोट के साथ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। 28% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिलने की संभावना है। 3% वोट के साथ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने की संभावना है। हालांकि एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि अभी जो केसीआर की पार्टी बीआरएस है वो न ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और न ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस यहाँ 2 सीटें जीत रही है। अब लेकिन ये दिलचस्प होगा कि अगर बीआरएस 8 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो एक ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जब 2024 के नतीजे आए और मामला कहीं बीच का अटक जाए तो ये जो 8 सीटें काफी अहम किरदार अदा करने वाली हैं। ऐसे में आप केसीआर की पार्टी बीआरएस को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ भी तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। किस तरह से 17 सीटों में महज यहाँ 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है, जबकि केसीआर की पार्टी बीआरएस यहाँ बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं केरल के सर्वे का, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी जहां भरपूर कोशिश करती है, आरएसएस लगातार एक्टिव है कि वहां कुछ सफलता मिल जाए, लेकिन अभी तक केरल में बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है, न ही विधानसभा के चुनाव में और न ही लोकसभा के चुनाव में। अब जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले इस सर्वे में भी केरल में बीजेपी का कमल खिलना मुश्किल दिख रहा है। यहाँ एलडीएफ को 39% वोट के साथ 4 सीटें मिलने का अनुमान है। 47% वोट के साथ यूडीएफ को 16 सीटें मिलने का अनुमान है। और आपको यहाँ स्पष्ट कर दें, यूडीएफ जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यानी ये 16 सीटें कुल केरल की 20 सीटों में से 16 सीटें यहाँ केरल में इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए का यहाँ खाता खुलना भी मुश्किल है। हालांकि इस बार केरल में जो एनडीए का वोट शेयर है उसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है और 13% वोट जो है वो एनडीए के खाते में जाने की संभावना है। अब बात करते हैं तमिलनाडु का, क्योंकि तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है। यहाँ लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और ये 39 सीटें बड़ा किरदार निभाती हैं कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। और कई बार आप देखे होंगे कि केंद्र की सरकार में तमिलनाडु के केंद्रीय मंत्री जरूर होते हैं। अब आप यहाँ देख लीजिए किस तरह से एआईएडीएमके यहाँ 6 सीटें जीत रही है 25% वोट शेयर के साथ। लेकिन यहाँ एक चीज ये भी है
कि एआईएडीएमके ने अब एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है, बीजेपी से अलग हो गई है। ऐसे में पहले अगर जब एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा थी, ये 6 सीटें अगर वो जीतती तो एनडीए को उसका लाभ मिलता, लेकिन अब एआईएडीएमके अलग हो चुकी है, बीजेपी से अपना नाता तोड़ चुकी है, बीजेपी को झटका दे चुकी है। ऐसी स्थिति में ये 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। अगर ये 6 सीटें अगर एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा होती, बीजेपी के साथ होती, तो निश्चित तौर पर ये सीटें जो है कहीं ना कहीं ये जो 6 सांसद हैं वो जब 2024 की सरकार बनती तो पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को सपोर्ट करते, लेकिन अब ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। डीएमके जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और 21 सीटों पर यह जीत दर्ज कर रही है। एमके स्टालिन की पार्टी है डीएमके और 21 सीटें आप देखिए किस तरह से ये इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। 31% वोट के साथ डीएमके जो है 21 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। 11% वोट के साथ कांग्रेस 7 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। यानी अगर आप देखेंगे 39 में से 21 और 7 28 सीटें तमिलनाडु से जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अब तमिलनाडु में बीजेपी का हाल देख लेते हैं। वोट तो 7% मिलेगा लेकिन खाता नहीं खुलेगा। 0 सीटें भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि पीएमके को 1 सीटें मिलने की संभावना है 6% वोट के साथ। अन्य जो उम्मीदवार हैं वो तमिलनाडु में कहीं ना कहीं थोड़ा हावी हैं। कुछ निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो बड़े ही मजबूत हैं और 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो जीत दर्ज कर सकते हैं। इनका जो वोट शेयर होगा वो कुल 20% का होगा, यानी 20% वोट के साथ अन्य जो उम्मीदवार हैं वो 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं असम का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रदेश में सरकार है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ जीत मिली थी। ऐसी स्थिति में यहाँ लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। अब यहाँ बीजेपी का थोड़ा दबदबा है। 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 14 में से जीत दर्ज करते हुए दिख रही है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले उसको थोड़ा घाटे की संभावना है। 42% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी असम में कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। 29% वोट शेयर के साथ कांग्रेस 1 सीट पर, जबकि 29% ही वोट शेयर के साथ अन्य जो एक निर्दलीय कैंडिडेट हो सकता है वो भी 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकता है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा के सर्वे आ रहे हैं उसमें जो है वो बीजेपी की काफी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, जबकि एक बार फिर से भूपेश बघेल की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त का क्या हाल होगा। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं और आप देखिए कांग्रेस यहाँ 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है 43% वोट के साथ। अगर ऐसा होता है, क्योंकि पिछली बार जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसी स्थिति में आप देखिए बीजेपी यहाँ जो है 4 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। यानी पिछली बार के मुकाबले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का जो है वो घाटा होता हुआ दिख रहा है, जबकि वोट शेयर के हिसाब से तो बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ ठीक है, 46% उसको वोट मिलेंगे, जबकि कांग्रेस के खाते में महज कंपेयर अगर आप बीजेपी से करेंगे तो 3% कम 43% ही वोट रहेंगे, जबकि 11% अन्य जो उम्मीदवार हैं वो वोट शेयर करेंगे। हालांकि उनका खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को घाटा होने की संभावना है और यहाँ बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, क्योंकि 11 में से आप देखिए 4 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो है वो मजबूती है, वो बढ़त बनाए हुए हैं। ऐसी अगर स्थिति रहती है लोकसभा चुनाव के नतीजों की तो निश्चित तौर पर यह बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी सोचने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे मामला जो है खिसकता जा रहा है, किस तरह भूपेश बघेल जो है बीजेपी और पीएम मोदी के हाथ से छत्तीसगढ़ को जो है वो खींचते जा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के बाद जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या स्थिति रहने वाली है। 41% वोट के साथ कांग्रेस यहाँ 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अब आप देखिए यहाँ कांग्रेस को बढ़त मिलने की संभावना है 2019 की तुलना, क्योंकि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली थी, छिंदवाड़ा की सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे आया है उसमें कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। यहाँ लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 25 सीटें जाने की संभावना है। 48% वोट शेयर जो है वो बीजेपी का होगा, 11% वोट शेयर अन्य का होगा। अब राजस्थान का भी हाल जान लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब आप देखिए यहाँ भी कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना है 41% वोट के साथ,
और ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए बढ़त बनाने वाली होंगी, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का यहां खाता नहीं खुला था। ऐसे में संभावना है कि इस बार कांग्रेस का खाता भी खुले और 2 सीटों पर कांग्रेस राजस्थान में जीत दर्ज कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहां घाटा होने की संभावना है। पिछली बार 2014 में अगर बात करें तो 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 25 में से 24 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब इस बार ये आंकड़ा फिर से घट रहा है, 1 सीट का नुकसान होने की संभावना है। 49% वोट शेयर के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि यहां निर्दलीय जो उम्मीदवार होंगे या अन्य जो उम्मीदवार होंगे उनका वोट शेयर 10% होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं ओडिशा की, क्योंकि यह भी एक अहम राज्य है और बीजेपी यहां काफी कोशिश कर रही है, काफी मशक्कत कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि ओडिशा में किसी न किसी तरह से नवीन पटनायक के वर्चस्व को खत्म किया जाए और बीजेडी की जगह बीजेपी को राज्य का विकल्प बनाया जाए। ओडिशा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। अब आप देखिए किस तरह से नवीन पटनायक की पार्टी यहां अपना वर्चस्व जो है वह स्थापित किए हुए है। 45% वोट शेयर के साथ नवीन पटनायक की बीजेडी को 13 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस का यहां खाता खुलने का जो है वो संभावना नहीं दिख रही है। 11% वोट शेयर के साथ कांग्रेस को यहां 0 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 41% वोट शेयर के साथ, जैसा मैंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान हो या प्रताप चंद्र सारंगी हो, ऐसे तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है। अब आप देखिए इसका कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव भी दिख रहा है कि किस तरह से बीजेपी का वोट शेयर जो है वो बढ़ रहा है और बीजेडी और बीजेपी के बीच का जो अब अंतर है वोट शेयर का महज 4% का रह गया है, लेकिन सीटों के अंतर में थोड़ी अभी भी 5 सीटों का गैप दिख रहा है। 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। यहाँ अन्य जो उम्मीदवार होंगे वो 3% ही वोट जो है वो अपने पाले में हासिल कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। एक बड़ा राज्य है और ममता बनर्जी यहाँ लगातार एक्टिव मुख्यमंत्री हैं और अपनी पार्टी टीएमसी को लगातार यहाँ मजबूती देती रहती है। अब आप देखिए जब 2019 में यहाँ चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक वापसी की थी, मजबूत वापसी की थी। 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की थी, लेकिन अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो यहाँ बीजेपी को घाटा होता हुआ दिख रहा है। कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। आप देखिए कांग्रेस को यहाँ 2 सीटें मिलने की संभावना है 7% वोट शेयर के साथ। 48% वोट शेयर के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी 30 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अब एक चीज यहां स्पष्ट कर दें कि ये जो 30 सीटें हैं ये भी इंडिया गठबंधन के ही पाले में जाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में ये 30 सीटें पूरी की पूरी और 2 कांग्रेस की ये इंडिया गठबंधन के ही पाले में जाने की संभावना है। बीजेपी यहां 38% वोट शेयर के साथ 10 सीटें हासिल कर सकती है। पिछले बार के मुकाबले बीजेपी को यहां 8 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 6% वोट शेयर के साथ लेफ्ट का खाता खुलना मुश्किल है। 3% वोट शेयर के साथ अन्य का भी खाता खुलना यहाँ मुश्किल है। अब अंतिम राज्य जो 11वां राज्य है जिसके सर्वे आए हैं, कर्नाटक। एक बड़ा राज्य है, एक ऐसा राज्य जहां विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को मात दी और सत्ता छीन ली। अब आप देखिए किस तरह से 28 लोकसभा सीटें हैं कर्नाटक में। यहाँ 44% वोट शेयर के साथ बीजेपी के खाते में 16 सीट जाने की संभावना है। 40% वोट शेयर के साथ कांग्रेस के खाते में 10 सीटें। 11% वोट शेयर के साथ जेडीएस के खाते में 2 सीटें। अब जेडीएस जो है वो बीजेपी के साथ आ चुकी है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में ये 16 और 2 18 सीटें एनडीए गठबंधन के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। 5% वोट शेयर के साथ अन्य उम्मीदवारों का खाता खुलना मुश्किल है। तो ये वो 11 राज्य हैं जो निश्चित तौर पे जहां भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश कर रही है कि वहां लोकसभा के चुनाव में अपनी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज करे, लेकिन फिलहाल जो सर्वे आया है उसमें ऐसा होता हुआ मुश्किल दिख रहा है। खैर ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें हाथ लगती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।